Hello everyone, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा अपकमिंग एग्जाम DSSB के रिलेटेड अपना क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है लिमिटेड रखेंगे। ठीक है, नोट सेट के लिए अपन एक्सप्लेनेशन अच्छा रखेंगे, जहाँ पे लगता है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। मगर DSSB जो है थ्रू द पॉइंट आपको पूछते हैं, थ्योरी में से पूछेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब तक का जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो एमसीक्यूज हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, द साइटोटॉक्सिक वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ बाय यूजिंग विच मेथड। तो पूछा गया आपसे कि जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है उसको जो है डिस्पोज करना होता है हमें, तो कौन से मेथड से उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं? ऑटोक्लेव से, इंसिनरेशन से, केमिकल डिसइंफेक्शन से, या फिर रिसाइकलिंग करना है उनको। साइटोटॉक्सिक वेस्ट को यहाँ पे कैसे हम जो है कौन से मेथड से डिस्पोज करेंगे? ऑटोक्लेव, इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन और रिसाइकलिंग। तो देखिए, साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर क्या होता है? ड्रग्स होती है। ठीक है, तो उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। और साइटोटॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, टॉक्सिक होती है सेल्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एंटी न्यूप्लास्टिक्स। तो इनको यहाँ पे कौन, सबसे पहला एमसीक्यू ये बनता है आपका कि कौन से बैग के अंदर इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। तो इन्हें हम डिस्कार्ड करते हैं किसके अंदर? येलो कलर बिन के अंदर। ठीक है, और अब इसका जो येलो कलर बिन के अंदर जो भी यहाँ पे डिस्पोज रहता है उनको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो अपना आंसर क्या रहेगा? इंसिनरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो बिन विथ साइटोटॉक्सिक वेस्ट सिंबल। ठीक है, इसके ऊपर एक सिंबल भी लगा होना चाहिए किसका? साइटोटॉक्सिक वेस्ट सिंबल का। ठीक है, उसके बाद में इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे? बेस्ट आंसर क्या रहेगा? इंसिनरेशन मेथड से, या फिर प्लाज्मा पायरोलिस भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेड कलर वाले को हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेविंग। ठीक है, रेड कलर बैग के अंदर जो रहता है उसको हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेविंग करते हैं। व्हाइट वाले को भी हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेविंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following microorganism is used to biologically monitor the effectiveness of steam autoclave? ठीक है, स्टीम और ऑटोक्लेव को यहाँ पे इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, इकोलाई, बेसिलस एट्रोफिस, या फिर जियोबेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? पूछा गया है कि आपको जो स्टीम ऑटोक्लेव है वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव तरीके से वर्क कर रहा है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे यूज में लेंगे जो हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं हम इफेक्टिवनेस को, किसकी? स्टीम ऑटोक्लेव की। तो देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस को यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे, ताकि जिससे हम पता लगा सके स्टीम ऑटोक्लेव को जो है कितना इफेक्टिवनेस तरीके से वो वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको हम प्लेस करेंगे इनसाइड द ऑटोक्लेव मशीन। ठीक है, एक यहाँ पे स्ट्रिप होती है, उसको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट के साथ के अंदर क्या 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 किया जाता है? रखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट रहेगा? बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस। नेक्स्ट एमसीक्यू, according to Moore's fall risk assessment scale, which factor indicate the highest risk? ठीक है, एक स्केल है मोर्स फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल।
कौन सा फैक्टर जो यहाँ पे इंडिकेट करता है हाईएस्ट रिस्क को? सेकेंडरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक मेलिटस, हिस्ट्री ऑफ फॉल विद इन द लास्ट 3 months, वॉकिंग विथ ए कैन, या फिर बेड रिडन पेशेंट। सो मोर्स फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल के अंदर यहाँ पे कौन सा पेशेंट जो यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क के अंदर आएगा? तो देखो आपसे पूछा गया था कि हाईएस्ट रिस्क किसको मानेंगे, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये स्केल किसके लिए रहती है? ठीक है, किसी पेशेंट का यहाँ पे गिरने की यहाँ पे रिस्क को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है इस स्केल की मदद से। ठीक है, इसके अंदर जो है वेरियस स्कोर दिए रहते हैं। ठीक है, तो क्या स्कोर होता है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाईएस्ट रिस्क, तो हाईएस्ट रिस्क के अंदर स्कोर कितना रहेगा? सबसे पहले तो हाईएस्ट रिस्क को इस स्केल के अंदर कौन सा साइन दिया गया है? आंसर क्या रहेगा? रेड साइन दिया गया है इसके अंदर, और इसके अंदर स्केल का स्कोर कितना रहेगा? मोर देन 45। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछे मॉडरेट रिस्क के अंदर यहाँ पे साइन क्या रहता है? येलो साइन रहता है, और इसके अंदर स्कोर कितना रहता है? 25 to 44। और नो रिस्क के अंदर यहाँ पे जो है कोई कलर यहाँ पे कोड स्पेशली दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और इसके अंदर कितना स्कोर रहता है? 0 to 24। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? हिस्ट्री ऑफ फॉल विद इन लास्ट 3 month को यहाँ पे हाईएस्ट फॉल रिस्क असेसमेंट के अंदर रखा जाता है अकॉर्डिंग टू मोर्स फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यू, cause of fluid shift from extracellular fluid into the intracellular fluid to achieve होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस को अचीव करने के लिए फ्लूइड का शिफ्ट होना ECF टू ICF, तो ये कौन से फ्लूइड की वजह से हो रहा है? आइसोटोनिक फ्लूइड की वजह से, हाइपोटोनिक की वजह से, हाइपरटोनिक की वजह से, या फिर एल्बुमिन की वजह से? तो देखो इजी एमसीक्यू है, क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? लोअर ऑस्मोलैलिटी सॉल्यूशन होता है, जिससे आपको क्या देखने को मिलता है? सेल के अंदर क्या होती है? स्वेलिंग देखने को मिलती है। हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या कोच करवाता है? स्वेलन रेड ब्लड सेल। ठीक है, सिंपल तरीके से हम देखें तो हम क्या देते हैं? आई फ्लूइड जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल को क्या करता है? स्वेलन देता है। ठीक है, डाइल्यूट रहता है, मोर डाइल्यूट रहता है ये। ठीक है, लोअर ऑस्मोलैलिटी सॉल्यूशन है ये अपने पास में। हाइपरटोनिक क्या करता है? कंसंट्रेटेड रहता है, वो क्या करता है? श्रंक करता है। ठीक है, आरबीसी को शंकन करता है। ठीक है, उसके अलावा आइसोटोनिक क्या है? नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे वो यहाँ पे जो है शेप कैसी रहती है आरबीसी की? नॉर्मल रहती है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटोनिक फ्लूइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ से क्या हमसे क्यों पूछ सकते हैं आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड से, कि हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है कौन से टाइप के सेलुलर डिहाइड्रेशन के अंदर काम में ले सकते हैं? ठीक है, तो ये क्या करता है? देखो हाइपोटोनिक फ्लूइड है, सेल के अंदर जो डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या करता है? सेल को यहाँ पे जो है एनलार्ज करने का काम करता है, मतलब सेल को वापस से हाइड्रेशन पहुंचाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यूज्ड टू ट्रीट सेलुलर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब डिफ्यूजन? ठीक है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसे कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के अंदर यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, या फिर द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन टू मेक वाटर मूव इन और आउट ऑफ ए सेल। ठीक है, वाटर का यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है, ठीक है,
उसकी एबिलिटी, यहाँ पे जो वाटर की एबिलिटी क्या हो रही है, सेल के अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव को यहाँ पे डिफ्यूजन कहा जाएगा। सो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? डिफ्यूजन के बारे में पूछा है, दो टर्म होती है, एक होता है ऑस्मोसिस, दूसरा होता है डिफ्यूजन। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिफ्यूजन के बारे में, तो डिफ्यूजन का यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे डेफिनेशन कौन कौन सा ऑप्शन बता रहा है आपका? तो देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रकार से मूवमेंट है जिसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, इक्वलाइज करने का काम करते हैं कंसेंट्रेशन को यहाँ पे मीडियम के अंदर। तो ये जो काम होता है वो होता है किसका? डिफ्यूजन का। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये किसका डेफिनेशन है? डिफ्यूजन के बारे में पूछा है आपसे। और आप नेक्स्ट अगर पूछ ले आपसे ऑस्मोसिस के बारे में, तो ऑस्मोसिस के लिए क्या आंसर रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर किसके लिए है? ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस पूछते तो यहाँ पे वन राइट होता, और यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या? डिफ्यूजन के बारे में, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है डिफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक और यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन टू मेक वाटर मूव इन और आउट ऑफ ए सेल, इसे हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी, ठीक है। तो ये किसका डेफिनेशन है? टोनिसिटी का। नेक्स्ट एमसीक्यू, when teaching an adult client to self administer सो सबक्यूटेनियस इंसुलिन, ठीक है, सबक्यूटेनियस इंसुलिन को यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्टर करना यहाँ पे नर्स सिखा रही है। द नर्स शुड प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नर्स जो है कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी? इंसर्ट ए सिरिंज एट ए 30 to 45 degree एंगल, एस्पिरेट फॉर ब्लड रिटर्न फॉलोइंग नीडल इंसर्शन, क्लीन द रबर स्टॉपर ऑन द वाइल विथ एन एल्कोहल स्वैब, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो क्या आंसर रहेगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा? हमें क्या देना है? एक पेशेंट है जिसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे पूछा गया कि उसको बताना कि आप कैसे आप यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हो इंसुलिन को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। इंसुलिन कहाँ पे एडमिनिस्टर होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ही लगता है, हम सभी को पता है। तो देखिए, इंसुलिन जो है जनरली यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्री फिल्ड सिरिंज के अंदर हो, तो इस कंडीशन में हमें एंगल कितना रखना है? आंसर क्या रहेगा? 90 डिग्री का एंगल रखना है। अगर प्री फिल्ड सिरिंज है, या फिर इसे मैं कहूँ इंसुलिन पेन हो, तो कितना डिग्री पे रखोगे? 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इंसुलिन को यहाँ पे इंसुलिन सिरिंज से हम ले रहे हैं, ठीक है, नीडल अटैच करके, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कौन सी डिग्री पे रहता है? तो अपना आंसर जो है वो रहेगा क्या? 45 डिग्री पे। नेक्स्ट आपको ये बताना है उसको कि एक बार इंसुलिन सिरिंज को यूज लेने के बाद में आपको क्या करना है? उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। दोबारा से उसको यूज में नहीं लेना है, क्योंकि वो इंसुलिन की अगर आप सेकंड टाइम यूज करते हो सेम इंसुलिन नीडल को, तो वो क्या करता है? इंसुलिन की स्टेबिलिटी को यहाँ पे जो है लॉस पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर नीडल काफ़ी छोटी रहती है, तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि उसके अंदर जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है नीडल चली गई है, क्योंकि ऐसी साइट हम उसको बताएंगे नहीं जो डायरेक्टली वहाँ पे ब्लड वेसल्स इतना सुपरफिशियली हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लड के लिए एस्पिरेशन करने का भी यहाँ पे कोई नीड होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे डी भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव बचा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 30 to 45 डिग्री, 30 to 45 नहीं, एग्जैक्ट 45 डिग्री के ऊपर हमें लगाना है। ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्लीन द रबर स्टॉपर ऑन द वाइल विथ एन एल्कोहल से। तो एक बार आप जब इंसुलिन निकाल लो, तो आप जैसे वाइल ओपन करते हैं अपन, ठीक है, उसके ऊपर जो है रबर का स्टॉपर लगाया हुआ रहता है ताकि जो कंटामिनेटेड ना हो। तो जब वापस से आप दूसरी बार जब अगर आप इंसुलिन लेना है, तो उसको क्या करना होगा? एल्कोहल से क्लीन करना है। इसके बारे में हमें क्या करना है? उसको इंस्ट्रक्शन देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच टाइप ऑफ एनिमा इज यूज टू ट्रीट हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया जो कंडीशन होती है, ठीक है, पोटेशियम जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसे हम कौन से टाइप के एनिमा से ट्रीट कर सकते हैं? सोप एनिमा, पुरगेटिव एनिमा, कैक्सिलेट एनिमा या फिर रिटर्न फ्लो एनिमा। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए, हाइपरकेलेमिया को ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे जो एनिमा यूज लेते हैं, आंसर क्या रहता है उसका? ऑप्शन नंबर सी, कैक्सिलेट एनिमा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कैक्सिलेट एनिमा। तो कैक्सिलेट एनिमा के अंदर यहाँ पे क्या होता है? सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट होता है। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कई बार कि कंटेंट्स क्या करता है, तो इट कंटेन सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये क्या कह रहता है? एक तो इसको जो है हम ओरली भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एनेमा के अंदर, तो इसको जो है इनेमा की फॉर्म के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर अपना क्या रहेगा? हाइपरकेलेमिया को ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इनेमा यूज में लिया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा? सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, जिसे हम कैक्सिलेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा? गट के अंदर, क्या कोलन के अंदर क्या करेगा? सोडियम को जो है यहाँ पे हाइपरकेलेमिया को रिप्लेस कर देगा, किससे? सोडियम से। तो जो है हाइपरकेलेमिया ट्रीट हो जाएगा। हाइपोकेलेमिया की कंडीशन हो सकती है, तो नर्स को हाइपोकेलेमिया के लिए भी यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ से एमसीक्यू आपसे आपको पूछा जा सकता है कि जो कैक्सिलेट एनिमा है वो कौन से टाइप के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है हाइपरकेलेमिया के? तो आंसर क्या रहेगा? माइल्ड हाइपरकेलेमिया के अंदर। तो माइल्ड हाइपरकेलेमिया के अंदर इसके अलावा और कौन सा काम में ले सकते हैं? तो अपना आंसर क्या रहेगा? नॉन पोटेशियम स्पेरिंग डाईयूरेटिक। ठीक है, कौन सा यूज में ले सकते हो? फ्रूसामाइड ले सकते हैं अपन। क्या यूजुअली डोज रहती है इसकी? तो 40 to 80 mg यहाँ पे आईवी डोज रहती है। ठीक है, और ये जो क्लास है, ठीक है, डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ में नोसेट के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके क्लासेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कैक्सिलेट आपसे पूछ ले, कैक्सिलेट का जो है यहाँ पे डोज बताओ, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट का आपको डोज बताना है। तो क्या आंसर रहता है? 15 to 30 ग्राम्स टू, ठीक है, 100 ml के अंदर इसको यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। और एक कौन से टाइप का एनिमा होता है? आंसर ये भी क्या रहेगा? रिटेंशन एनिमा। तो यहाँ से 4 से 5 एमसीक्यूज हम डील कर चुके हैं अब तक। नेक्स्ट जो है पूछ रहा था कि अगर मॉडरेट हाइपरकेलेमिया है तब कैसे ट्रीट करोगे? तो मॉडरेट हाइपरकेलेमिया के अंदर फर्स्ट वन ट्रीटमेंट के अंदर क्या आएगा? ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। ग्लूकोज और इंसुलिन को यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, 50 ml D5W प्लस 10 यूनिट इंसुलिन कौन सा लोगे? रेगुलर इंसुलिन। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन को हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसको कितने टाइम के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है? आवर 15 to 30 मिनट के अंदर, मतलब फास्ट इन्फ्यूजन करना होता है हमें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड आप यहाँ पे क्या यूज ले सकते हो? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज ले सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का डोज क्या रहेगा? 50 मिली इक्वलेंट आईवी यहाँ पे देना है एवरी 5 मिनट से। ठीक है, अगर यहाँ जब तक लेवल कंट्रोल ना आए हम वहाँ पे फर्दर दे सकते हैं। और क्या कर सकते हो? थर्ड यहाँ पे क्या दे सकते हो? मॉडरेट के अंदर तो एल्ब्यूट्रॉल से नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, साल्बुटामोल से नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। तो एल्ब्यूट्रॉल का यहाँ पे डोज क्या रहता है? तो 10 to 20 mg यहाँ पे डोज रखेंगे, 15 मिनट से यहाँ पे दे सकते हैं। फर्दर हम यहाँ पे एबीजी करेंगे, वीबीजी करेंगे, उसके अंदर हम इसका लेवल देखते रहते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया अपना मॉडरेट लेवल। सीवियर लेवल के अंदर करना है तो क्या करोगे? यहाँ पे जो है कैल्शियम क्लोराइड देंगे अपन, और यहाँ पे जो है डायलिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर सिम्टम ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एज पर DSM-5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कोर सिम्टम नहीं है किसका? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, अकॉर्डिंग टू DSM-5 के अकॉर्डिंग। तो देखिए,
persistence deficit in social communication and interaction, restricted repetitive pattern of behavior, interest and activities, associated physical characteristics या फिर disturbance in language development and uses. तो देखिए, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि ऑटिज्म में क्या होता है, तो ऑटिज्म में स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार की कंडीशन है जिसके अंदर जो है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ब्रेन के डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलपमेंट में कैसी प्रॉब्लम रहेगी, तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाता है, वो पर्सन जो है सोशलाइज नहीं हो पाता है दूसरे पर्सन्स के साथ में, मैं कहूँ ठीक है, सोशलाइज नहीं हो पाता है, जिसमें जो है उसको प्रॉब्लम आती है सोशल इंटरेक्शन के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर। तो ऐसा बिहेवियर जो है इस स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ाया जाता है। तो उसका जो ये डिसऑर्डर है इसको DSM-5 के अंदर जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपसे पूछा है कि नॉट ए कोर सिम्टम, इसका कोर सिम्टम कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो परसिस्ट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, ये बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इस डिसऑर्डर के अंदर। रेस्ट्रिक्ट रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, ये भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एसोसिएटेड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी देखने को मिलेगा। डिस्टर्बेंस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड यूजेस, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे जो है पुअर नहीं होगा पेशेंट का, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है नोट ए कोर सिम्टम, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ, एनोरेक्सिया नर्वोसा कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम बुलीमिया बाय, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो कैसे डिफरेंशिएट है बुलीमिया से, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज, एडोलोसेंट एज, या फिर पेक्यूलियर पैटर्न ऑफ फूड हैंडलिंग। तो क्या आंसर रहेगा अपना, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो कैसे डिफरेंशिएट है। तो देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है डिफरेंशिएट है बुलिमिया नर्वोसा से, तो आंसर अपना जो है यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो पेक्यूलियर पैटर्न ऑफ फूड हैंडलिंग, मतलब जो फूड हैंडलिंग के जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंज रहेगा। मतलब पेक्यूलियर का मीनिंग मैं समझाऊं तो कैसे, कि अजीब तरीके से वो पर्सन क्या करेगा, फूड हैंडलिंग करेगा। फॉर एग्जांपल जो फूड है उसको यहाँ पे जो है हाउस के अंदर जो है कहीं पे रख देगा, ठीक है, छुपा देगा, ठीक है, फूड को डिस्पोज कर देगा, ठीक है। तो फूड हैंडलिंग के बारे में जो यहाँ पे अलग एक तरीके से डिफरेंशिएशन होगा आपके यहाँ पे बुलिमिया नर्वोसा से, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी की कंडीशंस जो यहाँ पे सेम रहती है दोनों ही कंडीशन के अंदर। तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, देखो एमनोरिया, सेकंड लेन्यूको, थर्ड हाई मोर्टेलिटी, डेंटल कैविटीज हो सकती है उसको, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, एंड कार्डियक abnormalities। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस ठीक है यहाँ पे देखने को मिलती है। और नेक्स्ट MCQ एक ये भी पूछ सकते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो आंसर क्या रहता है, नॉर एपिनेफ्रिन एंड सीरेटोनिन। तो साथ साथ में जो है नोट सेट की भी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो है पूछे गए MCQ है, ठीक है। PYQ में आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मेनिया, ठीक है। मेनिया का फीचर कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, डिसोरिएंटेशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, इलेशन, प्रेजर ऑफ स्पीच।
डिसोरिएंटेशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, इलेशन, प्रेजर ऑफ स्पीच। तो कौन सा आंसर यहाँ पे जो है मेनिया का नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा, नॉट ए फीचर ऑफ मेनिया के बारे में पूछा गया, तो पहले हम देख लेते हैं फीचर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मेनिया के अंदर क्या होता है, मूड का एलिवेशन होता है। ठीक है, मूड का यहाँ पे एलिवेशन देखने को मिलता है। तो मूड का एलिवेशन कैसे होता है, इसकी यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? यूफोरिया। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? इलेशन। थर्ड स्टेज होती है एक्सलेशन। एंड फोर्थ स्टेज होती है एक्सटेसी। ठीक है, इन 4 स्टेज के अंदर जो है मेनिया के सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप होते रहते हैं। तो देखो नोट फीचर आपको पूछा गया है, आंसर क्या रहेगा? डिसओरिएंटेशन। कि मेनिया का जो पर्सन रहता है वो डिसओरिएंटेड नहीं रहता है। ठीक है, टाइम प्लेस पर्सन के रिगार्डिंग डिसओरिएंटेड नहीं रहता है। ये जो बात हो रही है वो कॉन्शियसनेस की हो रही है कि मेनिया का पेशेंट जो है कॉन्शियस नहीं रहता है। ठीक है, वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी रहती है उसके अंदर। ठीक है, वो ज़्यादा कॉन्शियस जो है देखने को मिलता है, एलिवेटेड मूड रहता है, ग्रैंडियोसिटी रहती है, यहाँ पे जो है इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी जरूर रह सकती है, मगर वो डिसओरिएंटेटेड नहीं रहता है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। तो डिसओरिएंटेशन किस में देखने को मिलता है? तो हम बात कर सकते हैं जैसे डिलीरियम हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो है डिसओरिएंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। जजमेंट इम्पेयर हो सकता है मेनिया के अंदर। ठीक है, साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, प्रिजर्ड स्पीच आता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, असोल्टिवनेस, मतलब थोड़ा ग्रैंडियोसिटी की वजह से असोल्टिवनेस के सिम्टम आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है डिसओरिएंटेशन। तो एक फीचर नहीं है मेनिया का। नेक्स्ट एमसीक्यू। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट से अगेन आपको पूछा गया है कि कौन सा सिम्टम जो है यहाँ पे एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का एग्जाम्पल नहीं है या फिर फीचर नहीं है। क्रेविंग, विड्रॉल सिम्टम, टॉलरेंस या फिर फाइनेंशियल लॉस। तो देखिए यहाँ पे इजी एमसीक्यू है। ठीक है, तो एल्कोहल विड्रॉल आप डिपेंडेंस सिंड्रोम का आपको पूछा गया है, फीचर कौन सा नहीं होगा? तो फाइनेंशियल लॉस ऐसा कोई यहाँ पे फीचर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिजिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिम्टम्स बाकी कैसे हैं? फिजिकल सिम्टम है, तो फाइनेंशियली यहाँ पे जो है फीचर्स यहाँ पे जो है अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए एल्कोहल विड्रॉल जो है यहाँ पे, या फिर मैं बात करूँ एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के बारे में, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सन क्या हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो पर्सन क्या हो चुका है, वो डिपेंडेंस हो चुका है एल्कोहल पे। ठीक है, उसको जो है क्या आएगी? क्रेविंग्स आएगी ड्रिंक करने का, कि अल्कोहल को कंटेन किया जाए। ठीक है, तो अपनी जो ड्रिंकिंग एबिलिटी के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्रेविंग आती है उसके अंदर। तो ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। तो नेक्स्ट हम देखें तो इसके अंदर साइंस सिम्टम क्या आता है? तो इंसोम्निया। नेक्स्ट हम बात करें तो डिप्रेशन। नेक्स्ट डिमेंशिया। ठीक है, फर्दर आगे देखें तो क्लाइंट को यहाँ पे क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? जैसे मेस्ट्रुअल, अगर फीमेल है तो उसमें मेस्ट्रुअल साइकिल की में इरेगुलरिटीज देखने को मिल सकती है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लॉस कोई है यहाँ पे कोई फीचर नहीं है एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का। एक्सेप्ट का पूछा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए एक और होता है कंडीशन जिसे अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। तो एल्कोहल विड्रॉल्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो ट्रेमर्स, हेल्यूसिनेशन, सीजर्स। ठीक है, या फिर सीजर जो है यहाँ पे कब देखने को मिलती है? तो 6 to 12 आवर्स जो है लास्ट ड्रिंक के जो है 6 to 12 आवर्स बाद में देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपना टॉपिक है नहीं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम नियर बाई है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको नोट सेट के एमसीक्यूज के अंदर अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट एमसीक्यू।
फ्रूट्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच कॉम्प्रोमाइज इड ईगो एंड सुपर ईगो इज कॉल्ड। ठीक है, जो फ्रूट ने यहाँ पे ऐसा एक डेवलपमेंट मॉडल का डेवलपमेंट मॉडल बताया था। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, इड ईगो सुपर ईगो को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। तो ये कौन सा मॉडल है, जेनेटिक मॉडल, अनकॉन्शियस मॉडल, कॉन्स्ट्रक्टिव मॉडल या फिर स्ट्रक्चरल मॉडल। तो देखिए, इड ईगो सुपर ईगो के बारे में जो है फ्रूड ने बताया था, तो वो कौन सा मॉडल है, जेनेटिक मॉडल, अनकॉन्शियस मॉडल, कॉन्स्ट्रक्टिव मॉडल या फिर स्ट्रक्चरल मॉडल। आंसर अपना जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा मॉडल होता है, स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है कहाँ पे काम आता है, ठीक है, यहाँ पे जो है पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी भी जो है यहाँ पे फ्रूड ने जो है डेवलप की थी। तो उसके अंदर जो यहाँ पे फ्रूट बताता है कि जो है ह्यूमन का जो माइंड है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करता है कि पर्सनैलिटी के अंदर यहाँ पे जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है कैसे उसकी पर्सनैलिटी रहती है, तो उन्होंने क्या किया था, 3 टाइप के जो यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स बताए थे ह्यूमन माइंड के, कौन कौन से, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, इसे अपन कहते हैं सिगमंड फ्रूड या फिर साइमन फ्रूड्स स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। ठीक है, इसको यहाँ पे 3 मेंटल अपरेटस के अंदर जो इसको अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन होता है इड के अंदर। इड किस में देखने को मिलता है, न्यू बॉर्न में। ठीक है, न्यू बॉर्न में मिलता है। तो इड का जो है क्या रहता है, फोकस किस पे रहता है, प्लेजरेबल, एक प्लेजर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो यहाँ पे वो किसी प्रकार की लिमिट्स को नहीं देखता है, कोई यहाँ पे बैरियर्स को नहीं देखता है, जस्ट उसको जो है प्लेजर चाहिए। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन चाहिए हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी को पर्सन को कुछ करना है तो वो कर लेता है ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखता है। ठीक है, बस उसको करना है क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो वो क्या है, इड है। नेक्स्ट देखिए, ईगो जो होता है वो जो है कि कौन से प्रिंसिपल पे बेसिस होता है, रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, ईगो जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है। नेक्स्ट, सुपर ईगो जो होता है वो किस पे रहता है, आइडियलिज्म प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब मोरल कंसाइंसनेस के बारे में बात कौन करता है, सुपर ईगो। नेक्स्ट एमसीक्यू, when monitoring a client who is taking benzodiazepines, द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच CNS साइड इफेक्ट। ठीक है, देखो बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग ले रही है, एक क्लाइंट ले रहा है, तो नर्स यहाँ पे जो है कौन से साइड इफेक्ट के लिए, कौन से टाइप के CNS साइड इफेक्ट के लिए यहाँ पे नर्स क्या रहेगी, अलर्ट रहेगी। ब्लड विजन, एनोरेक्सिया, डिसाइथ्रिया के लिए, सीजर, ट्रेमर्स, डायफोरोसिस के लिए, अटेक्सिया, सेडेशन, डिजीनेस और लिबिडो चेंज, एडिमा, डिस्टोनिया। राइट आंसर क्या रहेगा, ड्रग कौन सी है, बेंजोडाइजेपिन्स। तो देखिए, जो बेंजोडाइजेपिन्स होती है वो यहाँ पे देख हम बात करें तो एक सेडेटिव ड्रग्स होती है। ठीक है, या फिर हम कहें तो माइनर ट्रैंकुलाइजर्स यहाँ पे ड्रग की कैटेगरी के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, जैसे डायजेपाम वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर, जैसे वेलियम, डायजेपाम को क्या कहते हैं, वेलियम कहते हैं। तो ये सब ड्रग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको पूछा गया है कि साइड इफेक्ट पूछा गया है, वो भी कौन सा, CNS साइड इफेक्ट। तो कौन से टाइप के CNS साइड इफेक्ट के लिए नर्स यहाँ पे अवेयर रहेगी, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अटेक्सिया, शेडेशन एंड डिजीनेस यहाँ पे जो है इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग के, तो नर्स को क्या करना है, इसके लिए अवेयर रहना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मन में होगा कि सीजर, ट्रेमर्स, डायफोरोसिस ये क्यों नहीं होंगे। तो ये जो कंडीशन है कब देखने को मिलता है, रिजल्ट ऑफ एक्यूट विड्रॉल पे। ठीक है, तो एक्यूट विड्रॉल की जो कंडीशन होती है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये जो है जैसे डायफोरोसिस है, तो एक प्रकार से हम बात कर सकते हो CNS साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, अटेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें जो है लैक ऑफ मसल कंट्रोल होता है। अटेक्सिया का मतलब लैक ऑफ मसल कंट्रोल, या फिर मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर। ठीक है, वॉकिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो उसको फॉल डाउन हो सकता है, गिर सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, साइड इफेक्ट है जो CNS के जो ड्रग लेने पे होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सीजर, ट्रेमर, डायफोरोसिस एक्यूट विड्रॉल की कंडीशन के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट देखो एनोरेक्सिया की वगैरह यहाँ पे जो है एनोरेक्सिया किसमें देखने को मिलता है आपको, जीआई सिम्टम्स के अंदर, तो सीएनएस सिम्टम वो भी नहीं है, ठीक है। बाकी लिबिडो चेंज, एडिमा, डिस्टोनिया, ये भी जो है सीएनएस रिलेटेड साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो यहाँ पे जो है इजी एमसीक्यूज पूछे गए थे, टू द पॉइंट एमसीक्यूज जो है पूछे गए हैं आपसे। सेम जो है इसी के नियर बाई रहेगा, ठीक है। आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो है इजी एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, अदर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ एब्यूजिंग बार्बिचुरेट्स अब्रप्टली स्टॉप, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, क्लाइंट का क्या है, बार्बिचुरेट्स यहाँ पे क्या कर दिया, सडनली उसको स्टॉप कर दिया टेकिंग द मेडिकेशन। द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट फॉर, अभी यहाँ पे नर्स को जो है कौन सा सिम्टम को यहाँ पे प्रायोरिटी लेके चलना है, टेकिकार्डिया डायरिया को, टेकिकार्डिया यूफेरिक मूड को, डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन को, या फिर मसल क्रैम्पिंग एंड एब्डोमिनल पेन को। तो देखिए क्या बोला गया है कि हिस्ट्री ऑफ एब्यूजिंग बार्बिचुरेट, मतलब बहुत ज़्यादा वो हिस्ट्री में क्या किया था, उसने बार्बिचुरेट को एब्यूज़ किया, मतलब ज़्यादा इनटेक किया बार्बिचुरेट का। अभी उसने क्या किया, सडनली स्टॉप किया है, ठीक है। तो अभी जो है नर्स यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देके चलेगा, तो टेकिकार्डिया डायरिया को, टेकिकार्डिया और यूफेरिक मूड को, डिप्रेशन सुसाइडल आइडिएशन को, या फिर मसल क्रैम्प एंड एब्डोमिनल पेन। तो देखिए बार्बिचुरेट क्या क्रिएट करती है, सेडेटिव इफेक्ट है इसका भी। तो जैसे ही क्लाइंट यहाँ पे सडनली जो है अब्रप्टली स्टॉप करता है बार्बिचुरेट को, तो उसमें सिम्टम्स आते हैं कौन से, टेकिकार्डिया के, डायरिया के, उसके अलावा टेकिपनिया के, ठीक है। ये सारे साइन सिम्टम्स को यहाँ पे नर्स क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, इनको यहाँ पे प्रायोरिटी पे लेकर चलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, टेकिकार्डिया यूफेरिक मूड, तो यूफेरिक मूड नहीं देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सडनली स्टॉप किया है, ठीक है। बार्बिचुरेट क्या कर रहा है, सेडेटिव इफेक्ट लेके आ रहा है, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो है डिप्रेशन के, सुसाइडल आइडिएशन के थॉट्स यहाँ पे क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट सडनली उसने क्या किया है, अब्रप्टली क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो बार्बिचुरेट पहले से ले रहा था, तो डिप्रेशन के, सुसाइडल आइडिएशन के यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा कॉमन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा, मतलब एज ए प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिम्टम्स यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। तो आंसर क्या रहेगा, टेकिकार्डिया, डायरिया, टेकिपनिया जो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। मसल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन जो है वो कब देखने को मिलता है, जब वेगस नर्व जो वेग्यू सिम्टम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे बार्बिचुरेट से नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वेग्यू सिम्टम, ठीक है। तो वेग्यू सिम्टम्स क्या होते हैं कि ऐसे सिम्टम्स जिन्हें यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो यहाँ पे नॉर्मल फटीग से भी हो सकता है, ठीक है। मसल क्रैम्पिंग आ सकती है, एक्सेसिव वर्क करने से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो ऐसे कह नहीं सकते कि ये बार्बिचुरेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये अदर प्रॉब्लम से रिलेट भी ये कर सकता है। तो आपको क्लियरली बताया है बार्बिचुरेट से आंसर क्या रहेगा, किसे आप प्रायोरिटी देके चलोगे, ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी रूम विद ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। यहाँ पे क्या हुआ, इमरजेंसी रूम के अंदर एक क्लाइंट आया, क्या हुआ, उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज किया उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड द नर्स डू एक्सेप्ट, ठीक है। कौन से मेजर्स को यहाँ पे नर्स काम में लेगी, एक को छोड़ के, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, गैस्ट्रिक लेवास विथ एक्टिवेटेड चारकोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीपायरेटिक। तो देखिए जब आपसे पूछा जाए कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का यहाँ पे ओवरडोज हुआ है, तो देखो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो किस कौन सी कंडीशन के अंदर जाते हैं, हाइपोथर्मिया के अंदर। तो हाइपोथर्मिया होगा तो वहाँ पे जो है आपको एंटीपायरेटिक क्यों देनी है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा गया था एक्सेप्ट में। नेक्स्ट देखिए जो एयरवे को पेटेंट रखना है, ओपन रखना है, प्रायोरिटी पे रहेगा। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, रिजोल्व करता है किसको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को,
ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो गैस्ट्रिक लेवास भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जो डिकंटामिनेशन अगर हुआ है वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे चारकोल की मदद से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेप्ट के अंदर आपसे पूछा है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है, ना कि हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु डिस्क्राइब द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव थ्योरी को किसने डिस्क्राइब किया था, बिल विल्सन एंड बॉब स्मिथ, एरोन टी बेक, विलियम विलियम ओसल और कार्ल जंग ने। बिल विल्सन एंड बॉब स्मिथ, एरोन टी बेक, विलियम ओसलर या फिर कार्ल जंग ने। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एरोन टी बेक ने क्या किया था, कॉग्निटिव थ्योरी बताई थी, किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड। इसे हम क्या कहते हैं, बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड, जो कि क्या रहते हैं, नेगेटिव ट्रायड है। और ये कब दिए थे इन्होंने, 1976 के अंदर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। किसने दिया था, किसने डिस्क्राइब किया था, तो एरोन टी बेक ने। इसे हम नेगेटिव ट्रायड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लाइंट को क्या आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसके लिए, खुद के लिए आते हैं, उसके सराउंडिंग वर्ल्ड्स के लिए आते हैं, उसके फ्यूचर को लेके। ठीक है, तो ये जो आंसर क्या रहेगा, और किसने डिस्क्राइब किया था, तो एरोन टी बेक ने किया था। नेक्स्ट देखिए, बिल विल्सन एंड बॉब स्मिथ ने, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एल्कोलिक्स, आपने नाम सुना होगा, एल्कोलिक्स एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो वो किन्होंने बनाए थे, बिल विल्सन एंड बॉब स्मिथ ने। इन्होंने जो यहाँ पे पर्सन आके क्या करते हैं, फ्रीली अपने जो है मन की बातें करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ सपोर्टिंग करते हैं यहाँ पे पेशेंट आके। ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ में ओपन रहते हैं कन्वर्जेशन करने के लिए। तो ये किन्होंने किया था, तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस जो ग्रुप है, वो किसने बनाया था, या फिर उसका जो थ्योरी या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बिल विल्सन बॉब स्मिथ ने। नेक्स्ट देखिए, कार्ल जंग ने। तो कार्ल जंग ने क्या बताया था, इन्होंने एक टर्म दी थी, कौन सी, एनालिटिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is diagnosed with a hypermagnesemia, सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन में इंक्लूड, हाइपरमैग्नीसीमिया कंडीशन हुई है तो कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर कार्डियक एरिथमिया। तो कौन से सिम्टम्स आते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया की कंडीशन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आपको ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर होगा, जो सिम्टम्स आएंगे आपके कार्डियक अरिथमियाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा। आपसे पूछा गया कि पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद हाइपर मैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई है, तो कैसे सिम्टम्स आते हैं, कार्डियक अरिथमियाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्या रहता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है उसमें। ठीक है, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेज आते हैं। ये दोनों कंडीशन किस में होती है, हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर। ठीक है, हाइपोमैग्नीशियम के अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन प्लस एक और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, टेकिकार्डिया। मैं जस्ट कार्डियक अरिथमियाज के बारे में बता रहा हूँ। हाइपर में तो क्या होगा, और हाइपो में क्या होगा, हाइपो में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा आपको, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे हाइपोमैग्नीशियम के अंदर। और हाइपर मैग्नीशियम के अंदर हम बात करें तो क्या होगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। और कार्डियक अरिथमियाज के अंदर बात करें तो ब्रेडी अरिथमियाज होगा।
तो और यहाँ पे जो है नोजिया वोमिटिंग रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा फेस के अराउंड, ठीक है। कोमा के अंदर जा सकता है, मस्कुलर पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है हाइपर मैग्नीसीमिया के अंदर। हाइपर मैग्नीशियम कब कहोगे आप? तो हाइपर मैग्नीशियम कब कहेंगे? जब यहाँ पे ब्लड के अंदर फ्री मैग्नीशियम का लेवल कितना मिले आपको, 2.4 mg पर डीएल तक, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है? हाइपर मैग्नीशियम कहलाती है। इसके अलावा हम देखें ईसीजी के अंदर चेंजेस, तो ईसीजी के अंदर चेंजेस यहाँ पे स्लाइटली सिमिलर रहते हैं किसके? पोटेशियम के हाई रहने के, ठीक है। तो स्लाइटली सिमिलर रहते हैं, उसके एग्जैक्ट नहीं रहते हैं। तो क्या क्या हो सकता है देखो, पीआर इंटरवल जो होता है वो बड़ा हुआ देखने को मिलता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा मिलता है यहाँ पे? वाइड रहता है, ठीक है। ब्रेडी एरिथमियाज होते हैं, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सारे क्या है? कार्डियक एरिथमियाज देखने को मिलते हैं। और हाइपोमैग्नीसिया में हाइपरटेंशन, हाइपर एक्यूट रिफ्लेक्सेस होते हैं, टेकिकार्डिया रहता है पेशेंट, और यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा। हाइपर मैग्नीशिया में ब्रेडिकार्डिया, हाइपो में टेकिकार्डिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is diagnosed with osteoporosis, which electrolyte are involved in the development of this disorder? तो एक पेशेंट डायग्नोस हुआ है किससे? ऑस्टियोपोरोसिस से। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा डेवलपमेंट कराने में दिस डिसऑर्डर को, ठीक है। इस डिसऑर्डर को डेवलपमेंट कराने में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो रही है, और तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डिसबैलेंस होगा जो यहाँ पे डिसऑर्डर कॉज करेगा? तो देखिए जो कंडीशन क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, या फिर मैं कहूँ फ्रेजाइल हो जाती है, या फिर मैं कहूँ ब्रिटल हो जाती है। तो इस कंडीशन क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसके अंदर क्या होते हैं, जब बोन वीक होगी तो फ्रैक्चर के लिए पर्सन जो क्या रहेगा, ज़्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर रहेगा। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? देखो हिप के अंदर और रिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में पूछे तो स्पाइन के अंदर, ठीक है। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस को यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए जो है कौन सा हार्मोन यहाँ पे मेंटेन रहना जरूरी है? तो आंसर क्या रहता है? एस्ट्रोजन। तो आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है तो वहाँ पर जो है फीमेल में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें जो है एस्ट्रोजन का हार्मोन का यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये जो है हेल्प करके रखता है, मेंटेन करके रखता है आपकी बोन्स को, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जब लॉस होता है मेनोपॉज की कंडीशन में, तो वो जो फीमेल है ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रोल बनाते हैं, ठीक है, बोन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो पोटेशियम जो यहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है, बोन की हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following recurring condition most commonly occur in client with cardiomyopathy? तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे रिकरिंग होती रहती है अगर एक क्लाइंट को क्या है? कार्डियोमायोपैथी। हार्ट फेलियर, डीएम, एमआई, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन। रिकरिंग कंडीशन आपको पूछी गई है जो जो कि क्या होनी चाहिए? मोस्ट कॉमन होनी चाहिए। क्लाइंट किसका है? कार्डियोमायोपैथी का है। तो क्या आंसर अपना रहेगा यहाँ पे? तो देखिए जब कार्डियोमायोपैथी होती है तब इसका जो है मोस्ट कॉमन यहाँ पे कहें कि जो रिएक्शन देखने को मिल सकती है, कॉमन कंडीशन देखने को मिल सकती है, आंसर विल बी हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर की जो कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी क्या है? हार्ट मसल की डिजीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर मसल्स कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है उसकी, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से वो पंप कर नहीं पाएगा, तो ये जो क्या कोज करवा देता है? हार्ट फेलियर कोज करा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर ए क्लाइंट विद ग्रेव्स डिजीज विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रमोट कंफर्ट?
एक पेशेंट है ग्रेव डिजीज से रिलेटेड, तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है उसमें कंफर्ट प्रोवाइड करेगा? लिमिटिंग इनटेक ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, रेस्ट्रिक्टिंग इनटेक ऑफ ओरल फ्लूइड्स, मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर इन द लो नॉर्मल रेंज, या फिर प्लेसिंग एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ऑन द क्लाइंट्स बेड। कंडीशन किसकी है? ग्रेव्स डिजीज की कंडीशन है। तो कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे रहेगा जो कि क्लाइंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा? तो देखिए ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है, तो जो ग्रेव्स डिजीज है वो एक प्रकार की क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अब इस डिजीज के अंदर होता क्या है, सिंपल आपको पूछे तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टीएसएच रिसेप्टर, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं उनके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज बन जाती है। तो ये क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है किससे, किसके लिए? हाइपर थायरॉइडिज्म के लिए। ठीक है, या फिर मैं कहूँ तो ये क्या कोज कराता है, हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन कोज कराता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होगा सिंथेसिस किसका, T3 T4 का। ठीक है, तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे प्रमोट करेगा क्लाइंट के कंफर्ट को? तो आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा रूम टेम्परेचर को। ठीक है, इन द लो नॉर्मल रेंज। ठीक है, लो नॉर्मल रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे रूम टेम्परेचर को। तो इससे क्या होगा, उसको कंफर्ट प्रोवाइड होगा। तो ये क्या है, हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फास्ट, और हाइपो में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो। तो जब फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो क्लाइंट को क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस। और जब हीट इंटॉलरेंस होगा तो क्या करना होगा, लो नॉर्मल रेंज के अंदर क्या रखेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, जिससे क्लाइंट को जो है कंफर्ट प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए, लिमिट इनटेक ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स। तो यहाँ पे लिमिट नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो एनर्जी की नीड होती है। तो यहाँ पे नर्स क्या करेगी, एनकरेज करेगी, ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिंग इनक्लेड ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इंटॉलरेंस हो रहा है, डायफोरिस हो रहा है, तो फ्लूइड लॉस हो सकता है उसको। तो फ्लूइड लॉस से प्रिवेंशन के लिए नर्स क्या करेगी, एनकरेज करेगी क्लाइंट को, ना कि रेस्ट्रिक्ट करेगी। नेक्स्ट, प्लेस एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ऑन द क्लाइंट्स बेड। तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट क्यों रखेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसको क्या है, हीट इंटॉलरेंस है, तो डिस्कम्फर्ट बढ़ाएगा उसका। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म? ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटिक मेलिटस, हाइपरटेंशन, या फिर सिफिलिस। तो देखो क्या होता है कि एब्डोमिनल अओर्टा के अंदर क्या होना, एनोरिज्म का बनना। तो एनोरिज्म क्या होता है, एक एनलार्ज्ड एरिया रहता है। ठीक है, तो एनलार्ज एरिया हो जाता है एब्डोमिनल अओर्टा का। ठीक है, वो कौन से पार्ट में रहता है, लोअर पार्ट के अंदर। ठीक है, जो मेजर वेसल रहता है जो अओर्टा का, उसके लोअर पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, जो एरिया का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, स्पेशली अओर्टा का। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल अओर्टा एन्यूरिज्म। तो इसका जो यहाँ पे क्या रहता है, देखो, स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, स्मोकिंग जो है इसका मोस्ट कॉमन कॉज रहता है। स्मोकिंग किसको डेवलप कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप कर सकता है। इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो 75% पेशेंट के अंदर जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है उनको जो है एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस है तो क्या क्या बन जाएंगे, प्लेक्यू बन जाएंगे। ठीक है, वेसल्स की वॉल को प्लेक्यू बन जाएंगे, फिर प्लेक्यू बनने की वजह से वॉल जो कैसे हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, वॉल के अंदर, जिससे एन्यूरिज्म बन सकता है, डायलेशन मिल जाएगा वहाँ पे। बाकी डायबिटिक मेलिटस, हाइपरटेंशन, सिफिलिस जो है यहाँ पे
हाइपरटेंशन कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ पे जो है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म कोच करवा सकता है, मगर डायबिटिक मेलिटस सिफिलिस जो है डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं एब्डोमिनल आउटिक एन्यूरिज्म से रिलेटेड। तो इसी के साथ ही आज के अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो अपना एमसीक्यू सेशन था उसको यहीं कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं डिस्कशन करने के लिए, जस्ट हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ को सोल्व किया है। तो डिस्कशन हमने मिनिमम रखने की कोशिश की है, क्योंकि पीवाईक्यू सोल्व करवाने हैं। तो इसी के रिगार्डिंग सिमिलर अपना जो है पेपर अपना एग्जाम में देखने को मिलेगा अलग अलग सेट्स के अंदर। बाकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे पेज के ऊपर देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप एग्जाम से रिलेटेड जो कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, क्या उसका सिलेबस है, क्या आएगा एग्ज़ाम के अंदर, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करेंगे। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं। बाकी कुछ क्लासेस के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं 3 से 4 यहाँ पे वीडियोज़ आपको सोल्व करवा दूंगा एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अंदर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट भी रहेंगे और नर्सिंग के एमसीक्यूज़ भी रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बने रहने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।